हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने जेट धाराओं के प्रकार एंड त्रिकोशीय त्रियामी संरचना, आर्द्रता और बादल, ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। वर्षण भी कवर हो गया है और हम लोग वायु राशियों को पढ़ चुके हैं। वाताग्र वाताग्र भी हो चुका है और अब हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात क्या होता है? तो अस्थाई पवनें जो होती हैं उन्हें प्राथमिक वायु परिसंचरण कहते हैं और जो क्षेत्रीय पवनें होती हैं उन्हें द्वितीयक वायु परिसंचरण कहते हैं और स्थानीय पवनें जो होती हैं उन्हें तृतीयक वायु परिसंचरण कहते हैं। इन्हीं द्वितीयक वायु परिसंचरण में मानसून और चक्रवात पाए जाते हैं और हम चक्रवात का जो है अध्ययन इसमें करेंगे। तो इसमें अस्थाई पवनें, क्षेत्रीय पवनें और स्थानीय पवनें, ये तीनों पवनें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्षेत्रीय पवनों में चक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चक्रवात की परिभाषा क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। चक्रवात किसी भौगोलिक प्रदेश में पाए जाने वाले द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण का, मतलब यही क्षेत्रीय पवनें, जो द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण का विशिष्ट उदाहरण है, जो कि केंद्रीय निम्न दाब से युक्त होते हैं। मतलब जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में निम्न दाब होता है, इसलिए परिधि में पाए जाने वाले उच्च दाब की ओर से केंद्र की ओर कोरियालिस बल के कारण प्रवेश करती है। तो पवनें क्या होती हैं? अब जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा केंद्र में, तो और बगल बगल में हाई प्रेशर होगा, तो पवनें क्या करेंगी? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आएंगी, मतलब केंद्र की तरफ पवनें आएंगी। तो इसी को चक्रवात कहते हैं। अब देखो, ये जो दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज आएंगी पवनें, क्लॉकवाइज बने दक्षिणावर्त दिशा में आएंगी। और जो उत्तरी गोलार्ध में है वैसे पौने किधर से आएंगी? वामावर्त दिशा में आएंगी। क्यों? क्योंकि कोरियालिस बल का जो नियम है उसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने पर पौने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उसी तरह से जब उत्तरी गोलार्ध में पौने आएंगी, तो जैसे मान लीजिए ऐसे पवन आ रही है तो ये दाहिनी तरफ ऐसे मुड़ करके आएगी। तो यही चित्र में बनाया गया है। देखो, जब पवनें ऐसे आ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध ये है, उत्तरी गोलार्ध, पवनें आ रही हैं तो फेरस बल के, मतलब जो कोरियालिस बल है या फेरस बल है, उसके प्रभाव से दाहिनी ओर मुड़ जा रही हैं। तो ये कौन से में गति कर रही हैं? ये गति कर रही हैं, किस दिशा में गति कर रही हैं? इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, क्लॉक माने घड़ी ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज जब विपरीत चलने लगी माने घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में, इस तरह से पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का यह चक्रण वामावर्त दिशा में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का चक्रण दक्षिणावर्त दिशा में होता है। यह एक विशिष्ट मौसमी तंत्र भी है, क्योंकि जिस स्थान पर पहुंचते हैं वहां तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि को बदल देते हैं। जो चक्रवात है एक विशिष्ट मौसमी तंत्र है। चक्रवात क्या है? एक विशिष्ट मौसमी तंत्र है, क्योंकि ये जहाँ भी, मतलब जिस स्थान पर चक्रवात जाता है वहाँ पे तापमान, आर्द्रता आदि को चेंज कर देता है। चक्रवात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चक्रवात को प्रभावित करने वाले कारक हैं दाब प्रवणता बल, कोरियालिस बल, बाय-बेरल का नियम, अभिकेंद्रीय त्वरण। जो जिसमें से दाब प्रवणता बल, कोरियालिस बल और बाय-बेरल का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण भी, अभिकेंद्रीय त्वरण में केंद्र पर जाने पर वेग जो है बढ़ता है। अब हो गया दाब प्रवणता बल। आप समझते होंगे कि जिसमें दाब में अंतर जब पाया जाता है तो गति तेज हो जाती है। कोरियालिस बल पाया जाता है जो विषुवत रेखा पर नगण्य होता है। बाय-बेरल का नियम कहता है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में जब पौने आती हैं तो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, तो इस दाहिनी ओर जब मुड़ती हैं तो दाहिनी जो पौने होती हैं उसके बाएं तरफ शायद हाई प्रेशर होता है और दाएं तरफ लो प्रेशर होता है, क्योंकि ऐसे मुड़ रही है ना, सॉरी, इधर हाई प्रेशर होता है। जैसे पौने ऐसे आ रहे हैं, दाहिने तरफ मुड़ गई, तो इधर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, इधर लो प्रेशर होगा, तभी तो पौने ऐसे मुड़ी। तो इस तरह से बाय-बेरल का नियम कहता है। चक्रवात के प्रकार क्या होते हैं? चक्रवात के जो प्रकार हैं, अवस्थिति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक है उष्ण चक्रवात। तो शीतोष्ण टेम्परेट
साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इन दोनों को हम सारणी के अनुसार पहले देखेंगे कैसे। तो ये आपका है टेम्परेट साइक्लोन शीतोष्ण चक्रवात, और ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात 35 से 65 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो 35 से 65 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं, जबकि जो उष्ण चक्रवात होते हैं वो 5 से 25 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। यह भी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है शीतोष्ण वाला। विषुवतीय पेटी एवं उच्च दाब पेटी में चक्रवात नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि कोरियालिस बल नगण्य होता है। और उपोष्ण पेटी में क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि केंद्रीय उच्च दाब होता है। तो उच्च दाब रहेगा जब, जैसे मान लिया जब केंद्र में ही उच्च दाब रहेगा तो पौने तो यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ तो प्रति चक्रवात पाया जाएगा ना, चक्रवात नहीं पाया जाएगा। इसलिए उपोष्ण उच्च दाब में नहीं पाया जाता और विषुवतीय पेटी में नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें कोरियालिस बल नगण्य रहता है। जबकि कंडीशन क्या है चक्रवात के लिए कि कोरियालिस बल होना चाहिए। दूसरा है अंतर कि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति दो वायु राशियों के अभिसरण से बनने वाले वाताग्रह से होती है। जो शीतोष्ण चक्रवात बनता है उसकी उत्पत्ति जो होती है दो वायु राशियों से अभिसरण से बनने वाले वाताग्रह से होता है, जबकि उष्ण चक्रवात में वाताग्रह की जरूरत नहीं होती है। शीतोष्ण चक्रवात यह स्थल एवं जल दोनों से निर्मित होता है। दोनों में शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं स्थल एवं जल दोनों में निर्मित होते हैं, और उष्ण चक्रवात जो होते हैं केवल सागरीय जल क्षेत्रों में मतलब ये निहित होते हैं। जो शीतोष्ण चक्रवात होता है यह स्थल एवं जल दोनों में निर्मित होता है। जो मतलब शीतोष्ण चक्रवात होता है स्थल और जल में निर्मित होता है, उष्ण वाला केवल सागरीय जल क्षेत्रों में होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय में इन्हें ऊर्जा दोनों वायु राशियों के तापांतर से मिलती है, और इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता में निहित ऊर्जा होती है। शीतोष्ण में आकार वृत्तीय दीर्घवृत्तीय होता है और उष्ण में केवल वृत्तीय आकार होता है। शीतोष्ण का विस्तार 1600 से 3200 किलोमीटर तक होता है, जबकि इसका विस्तार 60 किलोमीटर से 500 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में होता है। शीतोष्ण में जो पवनों का वेग होता है वो मंद होता है, और इसमें प्रचंड होता है पवनों का वेग, वर्षा भी होती है। शीतोष्ण गैर विनाशक होते हैं और उष्ण विनाशक होते हैं। शीतोष्ण में पछुआ पवनों द्वारा प्रवाहित या पछुआ पवनों द्वारा प्रवाहित की जाती हैं शीतोष्ण, और जो उष्ण होता है वो व्यापारिक पवनों द्वारा, क्योंकि देखो ऊपर पछुआ पवनें बहती हैं इसमें, और विषुवत से लेकर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे ट्रेड विंड बहती है, तो ट्रेड विंड द्वारा संघनित मतलब संचालित होती हैं। शीतोष्ण में ग्रीष्म काल एवं शीतकाल दोनों में विकसित होते हैं, और उष्ण वाले केवल ग्रीष्म काल में विकसित होते हैं। शीतोष्ण का जीवन 7 से 8 दिन होता है, और उष्ण का जीवन 1 से 2 दिन होता है। शीतोष्ण यह वातावरण की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं, और यह तटों में प्रवेश करने पर जो उष्ण चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो जब उसमें प्रवेश करते हैं तटों में तो नष्ट हो जाते हैं। और जो शीतोष्ण वाते हैं जैसे शीतोष्ण वाले जब वातावरण नष्ट होता है तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब देखो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति की, अब शीतोष्ण चक्रवात हो गया और उष्ण चक्रवात अंतर हो गया। अब शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति, संरचना और मौसमी दशाएं देख लेते हैं। तो उत्पत्ति में सर्वप्रथम ध्रुवीय पूर्वा एवं पछुआ पवनों के प्रभाव से अभिसरित होकर स्थैतिक वाताग्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से ध्रुवीय पवनें आएंगी और इधर से पछुआ पवनें आएंगी, और दोनों के बीच में वाताग्र बन जाएगा। तो स्थैतिक वाताग्र का निर्माण होता है पहले चरण में। फिर दूसरे चरण में क्या होता है कि जो ठंडी वायु राशियाँ होती हैं पश्चिमी भाग, जो ठंडी वायु राशि वाताग्र के पश्चिमी भाग में जो ये वाताग्र बना है, इसके देखो ये पूर्वी भाग है, इधर वाला ईस्ट भाग है, इधर वाला वेस्ट भाग है, पश्चिमी भाग। तो जो वाताग्र के पश्चिमी भाग में ठंडी वायु राशि दाब आरोपित करती है, तो ये देखो इस तरह से झुक जाता है। जब यहाँ आरोपित करेगी तो ये ऐसे झुक जाएगा। और शीत वाताग्र एवं पूर्वी भाग में गर्म वायु राशियाँ दाब आरोपित करके उष्ण वाताग्र का ऐसे करके उष्ण वाताग्र का निर्माण करती हैं। तो जब शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है तो स्थैतिक वाताग्र जो होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, देखो पहले स्टेप में सीधा था, सीधा के बाद जो ठंडी वायु राशियाँ इस पर दाब लगाई थी थोड़ा झुक गया, और गर्म वाली थोड़ी उठ गई तो ऐसे हो गया टेढ़ा मेढ़ा। ये वाताग्र जो है
टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फिर उसका तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में इस विसर्पित, जो इस विसर्पित हो गया वाताग्र, इस विसर्पित वाताग्र के केंद्र के सहारे, जो केंद्र है इसके सहारे गर्म वायु राशि हल्के होने के वजह से, जो गर्म वायु राशि है वो हल्के होने की वजह से निम्न दाब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? निम्न दाब का निर्माण करती है। जबकि उसके चारों ओर ठंडी वायु राशि के सहारे उच्च दाब का निर्माण, सहारे उच्च वायु दाब का निर्माण करती हैं। तो बाह्य जो हाई प्रेशर से निम्न दाब के प्रवेश करने वाली पवनें एक विकसित शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति करती हैं। तो क्या होता है थर्ड स्टेप में, देखो थर्ड स्टेप का चित्र ये है कि जैसे मान लिया फर्स्ट सिस्टम में स्थैतिक वातावरण होना था, दूसरे स्टेप में कोल्ड पवनें इसको दबा दी और गर्म पवनें ऐसे हो गई। तो फिर क्या हुआ तीसरे चौथे स्टेप में, यहाँ से जो गर्म पवनें हैं, एक गर्म पवनें उठती गई और इस यहाँ केंद्र में लो प्रेशर बना दिया, और जो कोल्ड पवनें हैं चारों तरफ, ये जो है ये हाई प्रेशर बना दिया। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें संचरित होने लगी और शीतोष्ण जो है चक्रवात का निर्माण हो गया। इस तरह से इन चक्रवातों को पछुआ पवनें जो वेस्ट से ईस्ट की दिशा की ओर संचरित होती हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर संचरित होती हैं। अब देखो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जीवन चक्र कितना होता है। तो सर्वप्रथम शीतल वायु राशि का प्रवेश होता है। सबसे पहले शीतल वायु राशि प्रवेश करेगी जहाँ खुले आसमान के साथ मंद शीतल पवनें संचरित होती हैं। इसको सर ने एक कहानी के माध्यम से बताया था कि हम जब यात्रा करने जाते हैं किस पता नहीं कौन से बीच पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जाते हैं, तो जब समुद्र के पास जाते हैं तो वहाँ से जब मतलब दरवाज़ा खोलते हैं तो पहला दिन शीतल वायु राशि चलती है, तो खुला आसमान रहता है, मंद शीतल पवनें बहती हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही उष्ण वाताग्र के क्षेत्र में जब बढ़ता तापमान से बादलों की सघनता प्राप्त होती है और वर्षक स्तरीय बादलों से रिमझिम कई दिनों तक रिमझिम फुहार होती है। तो पहले शीतल वायु राशि का प्रवेश होता है जिससे खुला आसमान और पवनें संचित होती हैं। फिर उष्ण वाताग्र होता है, उष्ण वाताग्र के कारण जो है रिमझिम फुहार कई दिनों तक रहता है। फिर उष्ण वायु राशि, उष्ण वायु राशि के बाद फिर शीत वाताग्र। तो पहले शीतल वायु राशि, फिर उष्ण वाताग्र, शीतल वायु राशि के बाद उष्ण वाताग्र, उष्ण वाताग्र के बाद उष्ण वायु राशि, उष्ण वायु राशि के बाद फिर शीत वाताग्र, और शीत वाताग्र के बाद फिर शीतल वायु राशि। तो ये 3 4 5 घटना होती हैं, मतलब एक बार ये फिरे और फिर इसके बाद यही वाला। तो इसी क्रम में वहाँ पे मौसम चलता रहता है। तो इसी क्रम में चलता रहता है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। सर्वप्रथम शीतल वायु राशि का प्रवेश होता है जहाँ खुले आसमान के साथ मंद शीतल शीतल पवनें संचरित हो रही होती हैं। दूसरा है धीरे धीरे उष्ण वाताग्र के क्षेत्र में बढ़ता तापमान तथा बादलों की सघनता प्राप्त होती है जहाँ वर्षक स्तरीय बादलों द्वारा कई दिनों तक रिमझिम फुहार युक्त बादल वर्षा प्राप्त होते हैं, मतलब कई दिनों तक वर्षा होती है उष्ण वाताग्र से। उष्ण वाताग्र के बाद आता है फिर उष्ण वायु राशि। उष्ण वायु राशि के प्रवेश से स्वच्छ एवं खिला हुआ धूप स्थिति बनती है। फिर 1 से 2 दिनों के अंतराल में फिर शीत वाताग्र बनता है जिसके साथ तापमान में गिरावट होती है और वर्षक स्तरीय बादलों के निर्माण से अत्यधिक वर्षा होती है, और उसके बाद पुनः शीत वायु राशि से खुला आसमान और स्वच्छ होता है। तो ये संपूर्ण चक्र होते हैं चक्रवातों का जीवन चक्र होता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का ऐसे ही जीवन चक्र चलता है। और ये चित्र है जो इसमें ये 5 स्थितियाँ दिखाई गई हैं कि ये ग्रीनलैंड है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है, फिर अरेबियन पेनिनसुला है, भारत का प्रायद्वीप है। तो यहाँ से जब चक्रवात बनता है यहाँ पे, तो सबसे पहला कोल्ड विंड माने शीतल वायु राशि चलती है। शीतल वायु राशि के बाद फिर उष्ण वाताग्र बनता है, उष्ण वाताग्र के बाद उष्ण वायु राशि, उष्ण वायु राशि के बाद फिर कोल्ड फ्रंट बने शीत वाताग्र, फिर उसके बाद कोल्ड एयर मास बने कि आपका फिर से शीतल वायु राशि। तो ऐसे चक्र चलता रहता है। फिर ये तो हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आदर्श दिशाएं क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की दृष्टि से सारे फैक्ट। तो पहला है कि उष्णकटिबंधीय वैसे सागरीय गर्म जल क्षेत्रों में विकसित होते हैं जिसका औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो। मतलब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसमें जब जब उन सागरीय गर्म जल क्षेत्रों में विकसित होंगे जहाँ पे औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होगा। और सागरीय जल के ऊपरी वायुमंडल में जो सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए ताकि इनके संघनन से गुप्त ऊष्मा प्राप्त हो सके और ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो 90% जब आर्द्रता रहेगी सतह पर सागरीय जल के तो क्या होगा कि वहाँ से गुप्त ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा मतलब उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा है ITCZ मतलब अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल सेंटर जोन की उपस्थिति अनिवार्य है। ITCZ की उपस्थिति जहाँ पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, वो वाली जो है ITCZ की स्थिति वहाँ पे बोलते हैं उसको। फिर है चौथा, ऊपरी क्षोभ मंडल में जो है प्रति चक्रवात उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि ऊपरी क्षोभ मंडल में जब प्रति चक्रवात होगा तो नीचे चक्रवात जो होगा संवहनीय स्थिरता से प्राप्त होगा। फिर है पांचवा, व्यापारिक पवनों की औसत गति जो होनी चाहिए वो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। फिर छठवां है सागरी जल क्षेत्र में द्वीप इस चक्रवात को जन्म देती है। जो सागरी जल क्षेत्र है और उसके बीच में जो द्वीप है वो भी इस चक्रवात को जन्म देती है, क्योंकि द्वीप की चट्टानें जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो जब जल्दी गर्म हो जाती हैं तो प्रेशर यहाँ पे कम रहेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जल्दी से चक्रवात बन जाएगा। कोरियालिस बल के प्रभाव से पवनों का घूर्णन होता है, अतः कोरियालिस बल भी आवश्यक है। डोलड्रम पेटी में कोरियालिस बल की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे चक्रवात अनुपस्थित होता है। माने डोलड्रम पेटी जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ विषुवतीय रेखा के पास होता है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होता है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय ठंडी जलधारा होती है। जब महाद्वीप है इसके पश्चिमी भाग में जो है उष्णकटिबंधीय ठंडी जलधारा होती है। तो ठंडी जब जलधारा रहेगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा। तो यहाँ पे जब प्रेशर हाई रहेगा तो बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जो है नहीं उत्पन्न होगा चक्रवात। और कभी कभी दो या दो से अधिक केंद्र आपस में अपसरित होते हैं तो सुपर साइक्लोन बनते हैं। जब दो या दो से अधिक केंद्र आपस में अपसरित होते हैं सुपर साइक्लोन बनते हैं। फिर है ये वाला लास्ट वाला, जल सतह पर उत्पन्न चक्रवात जैसे जैसे सागरीय सतह पर आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय आर्द्रता एवं गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से अधिक विकसित होता है, जबकि महाद्वीपों में ह्यूमिडिटी घट जाती है और ये मिनिस्ट हो जाते हैं। तो अब देखो इसमें चक्रवातों का क्षेत्र दिया है। ये है चक्रवात सोमालिया की ठंडी धारा यहाँ पे बहरे अफ्रीका के पास में, और ये सारे चक्रवात हैं। कोल्ड अपवेलिंग माने कोल्ड अपवेलिंग बोलते हैं जब जल जो है जल स्रोत के रूप में जल बाहर आता है तो उसे कोल्ड अपवेलिंग बोलते हैं। अपवेलिंग जिसको बोलते हैं शीत जल उद्वेलन, माने स्रोत के रूप में जब जल बाहर उठता है तो उसे कहते हैं। चक्रवात नहीं बनता ठंडे जलधारा से, क्योंकि गर्म होनी चाहिए। जब ठंडी जलधारा रहेगी तो मतलब टेम्परेचर कम रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, तो चक्रवात कैसे बनेगा, तो यहाँ चक्रवात नहीं बनता है। फिर है संरचना एवं मौसमी दशाएं। तो चक्रवात की चक्षु देखिए कितना अभी बचा है। तो चक्रवात की चक्षु किसे बोलते हैं, चक्रवात की चक्षु भित्ति, आंतरिक वलय, बाह्य वलय और वलयाकृति। तो सबसे पहले एक बार समझा देते हैं, उसके बाद तब जैसे मान लिया यही चित्र समझा रहे हैं। ये हो गया चक्रवात का हाई प्रेशर यहाँ पे है अंदर बीच, और ये हाई प्रेशर कैसे बना है, एक मिनट। सबसे पहले क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है उसको हम बताते हैं। तो ये जो है ना ये प्रति चक्रवात है, तो प्रति चक्रवात से जब पवनें नीचे की तरफ संचरित होती हैं तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिससे पवनें जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो केंद्र में जो हाई प्रेशर होता है वहाँ से पवनें जब आती हैं नीचे
लो प्रेशर की तरफ। तो पौने जब धरातल पर पहुंचेंगी तो पौनों के नीचे आने से अवतलन से क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। तो जो यहाँ पे है केंद्र में दाब बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर रहेगा। और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से पौने चलेंगी बाहर की तरफ। एक तो चक्रवात भी है यहाँ पे, लेकिन चक्रवात की वजह से यहाँ पे जो प्रति चक्रवात उत्पन्न हुआ है, देखो एक तो सबसे पहले मान लिया उष्णकटिबंधीय चक्रवातें हैं, तो चक्रवात में केंद्र की तरफ पौने चलती हैं, वो तो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि केंद्र की तरफ पौने तो चलती हैं, और पौने केंद्र की तरफ चलने के साथ साथ जो है इसका कॉन्सेप्ट मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा अभी। चित्र कैसे बनाए, चलो चित्र को समझते हैं एक बार, इसको जूम करके। सबसे पहले तो मान लीजिए चक्रवात है, यहाँ से चक्रवात में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला, और यहाँ से पौने यही समझ लो हाई प्रेशर से चल रही हैं लो प्रेशर की तरफ, यहाँ से भी चल रही हैं लो प्रेशर की तरफ। और ये पौने, तो जब यहाँ चक्रवात उत्पन्न होगा तो ऊपर प्रति चक्रवात उत्पन्न होगा, और प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर अंदर है और बाहर लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पौने आ रही हैं, तो जब पौने नीचे आएंगी माने जब चक्रवात में आएंगी, तो जब पौनों के नीचे आने से अवतलन से जो है प्रेशर बढ़ेगा, तो इस केंद्र में क्या होगा, चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर हो जाएगा। और जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो फिर पौने यहाँ से चलने लगेंगी, और पौने चलते चलते यहाँ से ऐसे यहाँ बादलों का निर्माण करेंगी, और ऐसे चलते चलते इधर आ जाएंगी। फिर इधर भी हाई प्रेशर पौने चलेंगी और चलते चलते इधर आ जाएंगी, तो हाई प्रेशर की तरफ। तो जो पहला पॉइंट है अंदर वाला, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। दूसरा पॉइंट जो है ए वाला, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ भी हाई प्रेशर, और चौथा पॉइंट ए होगा, और पांचवा ए जो पॉइंट ए होगा जहाँ हाई प्रेशर बन रहा है। तो इन पांचों को कहते क्या हैं, जो पहला वाला केंद्र में है इसे कहते हैं चक्रवात का चक्षु। एक मिनट, इसको पहले जूम इन कर लेते हैं। चक्रवात का चक्षु जो है एक गोल वाला, जहाँ पे एच लिखा है छोटा सा हिस्सा। आई वाला चक्षु भित्ति किसे कहते हैं, उसके बाहर वाला हिस्सा। आंतरिक वाला तीसरे नंबर वाला हिस्सा। आउटर रिंग जो चौथा नंबर वाला हिस्सा है। और वलयाकृति एनुलर जोन वलयाकृति वाला हिस्सा, ये पांचों है। तो अभी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आई एफ साइक्लोन चक्रवात की चक्षु, यह उष्ण चक्रवातों का केंद्रीय भाग होता है, जहां ऊपरी क्षोभ मंडल में निर्मित प्रति चक्रवात से एक पवन धारा अवतलित होकर केंद्रीय उच्च दाब का निर्माण करती है। इसलिए यहाँ बादल विहीन स्वच्छ आसमान, खिली हुई धूप, बढ़ा हुआ तापमान तथा मंद पवन आदि प्राप्त होती है। मतलब इस वाले क्षेत्र में जो ऊपर प्रति चक्रवात बन रहा है वहाँ से पौने आ रही हैं, तो इस केंद्र में जो है हाई प्रेशर बन रहा है, जहाँ पे उच्च तापमान, खिला हुआ धूप प्राप्त होता है। इसी को चक्रवात की चक्षु कहते हैं, इस बीच वाले भाग को। फिर उसके बाद है दूसरा चक्रवात की चक्षु भित्ति। यह चक्षु से बाहर अवस्थित वलयनुमा भाग है, जहाँ केंद्र की ओर अभिसरित पौने उच्च वेग के साथ घूर्णन करती हुई तीव्र संघनन को प्राप्त करती हैं। जो सेकंड वाला है, संवहन की प्रचंडता के कारण यहाँ चक्रवातों का न्यूनतम दाब पाया जाता है, क्योंकि संवहन जो है प्रचंडता के साथ होता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ऊपर की तरफ जाएगा जब वायु, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो जो ऊपर की तरफ जाता है तो प्रेशर लो हो जाता है, फिर मतलब नीचे का। तो प्रेशर लो होने की वजह से न्यूनतम दाब प्राप्त होता है। ये हो गया चक्षु हाई प्रेशर वाला। इसके ऊपर, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऊपर जाएगा तो इसमें लो प्रेशर प्राप्त होगा, और जब लो प्रेशर प्राप्त होगा तो इसे चक्षुभित्त कहते हैं। और प्रचंड वेग युक्त पौने 7 संवहन से निर्मित कपासी वर्षक बादल भी प्राप्त होते हैं, जिससे मूसलाधार वर्षा होती है। फिर आंतरिक वलय, यह चक्षुभित्त से बाहर जो है उच्च वायुदाब की पेटी होती है, जहाँ कुछ मात्रा में वर्षक स्तरीय बादल उपस्थित रहते हैं, जिनके द्वारा रिमझिम वर्षा होती है। फिर चक्रवातों का बाह्य वलय, यह चक्रवातों की बाह्य पेटी है, जहाँ बढ़ते उच्च दाब के कारण केंद्र की ओर अपसरित होने वाली पौने पाई जाती हैं। यहाँ से केंद्र की ओर अपसरित होती हैं पौने, और कपासी वर्षक बादल प्राप्त होते हैं, जबकि इनके बाहरी भाग में
उच्च स्तरीय पछाव बादल जो कि वर्षा नहीं करते हैं। तो यह पछाव बादल इन चक्रवातों के आगमन का सूचक होता है। फिर यह वलयाकृति क्षेत्र क्या होते हैं? तो यह चक्रवातों की बाहरी पेटी होती है जहाँ बढ़ते उच्च दाब के कारण केंद्र की ओर अपसरित होने वाली पवनें पाई जाती हैं। बढ़ते उच्च दाब के कारण जो है केंद्र की ओर अपसरित होने वाली पवनें पाई जाती हैं। ये जो है बढ़ते उच्च दाब के कारण जो है केंद्र की ओर आती हैं पवनें। तो ये तो हो गया पांचों स्ट्रक्चर। चक्रवात की चचु, चचुभित्ति, आंतरिक वलय, बाह्य वलय, वलयाकृति, क्षेत्र। अब जो है उस चक्रवातों के प्रकार कौन कौन होते हैं तो इसको जूम करके एक बार देख लेते हैं। भारत में तो चक्रवात बोलते हैं, अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, भारत में चक्रवात, अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, अफ्रीका में टॉर्नेडो बोलते हैं, दक्षिण चीन सागर में टाइफून, जापान में टाइफू, पूर्वी चीन सागर में टाइफी एंड ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। नोट है कि अरब सागर में ग्रीष्म काल में सोमालिया की ठंडी जलधारा, यहाँ पे सोमालिया की, अफ्रीका के बगल में सोमालिया की ठंडी जलधारा पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? जब ठंडा रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा और प्रेशर हाई रहेगा, तो हाई प्रेशर में थोड़ी चलेंगी पवनें चक्रवात में, उसमें तो लो प्रेशर रहता है अंदर, तो हाई प्रेशर की वजह से चक्रवात नहीं पाया जाता। कभी कभी दक्षिणी हिंद महासागर में बनने वाला चक्रवात विषुवत रेखा को पार कर अरब सागर से ऊर्जा ग्रहण करते हुए गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटों को प्रभावित करने के लिए, और उसके आगे पता नहीं क्या लिखा है तो नोट्स में देखना पड़ेगा, तो अभी मैं नोट्स लिया नहीं हूँ, तो इसके लिए जो है खाली आपको एक ट्रिक याद रखना है कि सोमालिया की ठंडी जलधारा जहाँ पाई जाती है वहाँ चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। और विषुवत रेखा में तो जानते ही हैं वहाँ कोरियालिस बल नहीं होता तो चक्रवात नहीं होंगे। फिर है प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में कुछ करना नहीं, प्रति चक्रवात कभी नहीं पूछता है। तो प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर रहता है केंद्र में और वहाँ से पवनें बाहर की तरफ चलती हैं, केंद्र से पवनें बाहर की तरफ, और चक्रवात में केंद्र की तरफ, पवनें बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं। तो इसमें पॉइंट कुछ हैं उसको पढ़ लेते हैं। यह केंद्रीय उच्च दाब से युक्त पवन तंत्र होते हैं जिनमें पवनें केंद्र से बाहर की ओर संचरित होती हैं। इनमें पवनों का घूर्णन दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त तथा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में पाया जाता है। यह सदैव शांत स्थिर वायुमंडलीय दिशाओं में तब निर्मित होते हैं जब केंद्रीय उच्च दाब की स्थिति होती है। यह आकृति में सदैव वृत्ताकार होते हैं और लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर से लेकर एक उपमहाद्वीप तक विकसित हो सकते हैं। इनकी उपस्थिति में बादलों का अभाव, खिली हुई धूप प्राप्त होती है तथा पवनों का मंद संचरण पाया जाता है। लंबी शीतकालीन रात्रियां एवं वायु का अवतरण इनकी उत्पत्ति की अनुकूलतम स्थितियां हैं। इनमें दो पेटियों के मध्य प्रवणता बल पाया जाता है। तो ये हो गया प्रति चक्रवात के बारे में। तो अब ये जो क्लाइमेटोलॉजी शायद ये जलवायु विज्ञान, तो ये ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान के बारे में। तो समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें महासागर, सागर, खाड़ी का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा के रूप में देखें तो होगा भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग जिसमें समुद्र या सागर के भौतिक रासायनिक गुणों के साथ साथ जल परिसंचरण, सागरीय जैविक पारिस्थितिकी एवं संसाधन आदि का अध्ययन किया जाता है, समुद्र विज्ञान कहलाता है। अर्थात सागर एवं महासागरों के अध्ययन से संबंधित विषय ही समुद्र विज्ञान कहलाते हैं। तो सागर एवं महासागर से संबंधित विषय समुद्र विज्ञान कहलाते हैं। अब देखो महासागर किसे कहते हैं, तो महाद्वीपों से घिरी हुई पृथ्वी की विशालतम जलराशियों को महासागर कहा जाता है। महाद्वीपों से घिरी हुई पृथ्वी की विशालतम जलराशियों को महासागर कहा जाता है। महासागरों की कुल संख्या 5 है। इसको पैसा ट्रिक से याद कर सकते हैं। PAISA पैसा। P से प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक महासागर, I से इंडियन ओशियन, S से साउथ ओशियन, A से आर्कटिक ओशियन। तो अब देखो महासागर तो हो गया, और सागर, महासागर और सागर में अंतर क्या है। तो जब ये तो महासागर हो गया मान लिया, महासागर के सीमांत भाग, जो सीमा वाले बगल वाले भाग होते हैं, इन्हें सागर कहते हैं। सीमांत भागों जो उपस्थित तटों से संलग्न
सीमांत भागों में उपस्थित तटों से संलग्न विशाल जलराशियों को सागर कहा जाता है, जैसे अरब सागर, अंडमान सागर आदि। सागर हमेशा ही महासागरों के अंग होते हैं। यदि कोई विशाल जलराशि चारों ओर से स्थलखंड से घिरी हो तो उन्हें सागर नहीं झील कहते हैं। जैसे कैस्पियन सागर, जो कैस्पियन सागर हो किससे किससे घिरी है, मान लिया कैस्पियन सी है तो इधर रसिया है, इधर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, 5 कंट्री से कैस्पियन सागर है जो घिरा हुआ है। अरल सागर, मृत सागर जॉर्डन में है। ये सब झीलें हैं ना कि सागर, क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई हैं। सागर एक जलगति की परिभाषा भी है। वह विशाल जलराशियाँ जो महासागरों से उससे जुड़ी होती हैं, साथ ही उनमें धाराएं एवं ज्वार दिखाई देते हैं, उन्हें सागर कहते हैं। अब देखो, वे सागरों के सीमांत भागों में अवस्थित वह जलराशियाँ जो कम से कम 3 ओर से समुद्र से घिरी होती हैं, उन्हें खाड़ी कहते हैं। जैसे मान लिया ऐसे हैं तो 3 ओर से जो है किससे घिरी हुई हैं, किससे घिरी हुई हैं, जल से, उससे ज़मीन से घिरी हुई हैं। देखो इधर भी ज़मीन से घिरी हुई है, इधर भी ज़मीन से घिरी हुई है, और बीच में जल भरा है, बीच में जल भरा है, तो एक क्या है, खाड़ी है, तो इसी को कहते हैं खाड़ी। अब देखो खाड़ियाँ 4 प्रकार की होती हैं। खाड़ियाँ कितनी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं आकृति के तौर पर। एक तो होती है ग्रीक, गल्फ, बे, बाइट। तो जो देखो इसको चित्र को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो मान लिया ये सागर है, ठीक है। तो जो ग्रीक होता है वो एक सकरानुमा ऐसे पतला सा होता है ऐसे, जिसकी संरचना इस तरह से होती है, उसे ग्रीक कहते हैं। इधर वाली जो है ये क्या है, ग्रीक ये होती है। दूसरी वाली क्या होती है, दूसरी वाली होती है गल्फ, तो ये हो गया गल्फ। और तीसरा होता है बे, और चौथा होता है बाइट। ये होता है गल्फ, ये होता है बे, और ये होता है बाइट। तो इनका अंतर क्या है, तो सबसे पहले अंतर पढ़ लेते हैं एक बार। पहला क्या होता है कि यह सागरीय जल निवेशिकाएँ होती हैं जो कि स्थल से जल की तरफ एक संकीर्ण रेखा की बात होती है, मतलब ऐसे होती हैं, एक संकीर्ण रेखा की बात होती है। स्थल से जल की तरफ या जल से स्थल की तरफ एक रेखा की बात होती है। और इस तरह से ग्रीक कौन कौन है, जैसे कच्छ के रण में उपस्थित सर ग्रीक है, कोरी क्रीक है, तथा सुंदरवन डेल्टा में, डेल्टा में अवस्थित जो दुर्गमायनी क्रीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है क्रीक। गल्फ क्या होते हैं, तो गल्फ जो होते हैं इनके जो मुहाने होते हैं, मुहाने की चौड़ाई जो होती है वो आंतरिक लंबाई की तुलना में कम होती है। जो ये मुहाने हैं, मुंह जिधर है जल की तरफ, तो आंतरिक चौड़ाई जो है, आंतरिक चौड़ाई के मामले में जो मुहाने की चौड़ाई होती है वो आंतरिक लंबाई की तुलना में, जैसे आंतरिक लंबाई इतना है और मुहाने की चौड़ाई ऐसे छोटी सी है, तो आंतरिक लंबाई की तुलना में मुहाने की चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। जैसे मन्नार की खाड़ी जो है एक गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। और क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक, सुंदरवन डेल्टा, दुर्गवानी क्रीक। बे जो होता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, तो इसकी जो बंगाल की खाड़ी में इसके मुहाने की चौड़ाई और आंतरिक लंबाई जो है लगभग बराबर होती है, ये देखो बराबर है। और बाइट में इसका सर्वोत्तम उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण भाग में स्थित द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में जो है इसके मुहाना जो पूर्णतः खुला होता है और आंतरिक लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। जो आंतरिक लंबाई होती है इसकी तुलना में अधिक चौड़ा होता है, इसकी लंबाई को कितना कम है और चौड़ाई इतना है, तो इसे कहते हैं बाइट, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। और बे ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, इसकी मुहाने की चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर होती है लगभग। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे सागरों का क्षेत्रीयकरण, सागरों का सागरीय तापमान एवं लवणता, जल परिसंचरण, तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं, प्रवाल भित्तियां, सागरीय निक्षेप। तो सागरों का क्षेत्रीयकरण पढ़ने के लिए हमें जो है बहुत सारे जोन पढ़ने पड़ते हैं। तो इन जोन में हम कुछ जोन को जो है देख लेते हैं और कुछ जोन को रहने दो, इसको एक साथ ही पढ़ेंगे जिसमें हम सारे जोन के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सागरीय क्षेत्र है उसके जो जोन है उसमें सूर्य की प्रवेशता के आधार पर फोटिक जोन, डायफोटिक जोन और एफेटिक जोन, अंधकार क्षेत्र, प्रकाश मंडल, विसरण क्षेत्र है। दूसरा जैव परिस्थिति के विभाजन के आधार पर बैथिल जोन है और पेलेजिक जोन है। बैथिल जोन में है लिटरल, नेरेटिक, बेरेथिक, एबेसिल, हैसल। इसमें ईओ, मेसो,
बैथी एबेसल हेडल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो फोर्टिक जोन में क्या होता है, एक तो सागरीय क्षेत्रों का जब क्षेत्रीकरण करते हैं तो उसमें मंडलीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। तो एक तो फोर्टिक जोन होता है जिसमें प्रकाश अनुपस्थित रहता है, वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, मतलब सॉरी उस प्रकाश मंडल जहाँ पे प्रकाश पहुँच जाता है, तो समुद्र के सतह से लेकर के 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश पहुँच जाता है। डायस्फोटिक जोन विसरण क्षेत्र, तो जब पहुँचता है तो वहाँ से विसरित कर देता है 200 से 200 जब पहुँचता है तो वहाँ से 1000 मीटर तक विसरित कर देता है, तो 200 से 1000 विसरण क्षेत्र हो गया। और एफेटिक जोन हो गया अंधकार क्षेत्र, अंधकार क्षेत्र में क्या हो गया, जहाँ पे 1000 से नीचे की गहराई को, तो ये तो सूर्य की प्रवेशता के आधार पर। दूसरा है ज्यो परिस्थिति के विभाजन के आधार पर बैथिल जोन, पैलेजिक जोन। तो एक तो हो गया बैथिल जोन में 5 भाग हैं, लिटरल, नैरेटिक, बैरेथिक, एबेसल, हेडल। और पैलेजिक जोन में ईओ, मेजो, बैथी, एबेसल, हेडल। तो इसमें देखो पहले में कुछ दूरी तक जाने पर क्या होता है, लिटरल जोन होता है, जो इस सागर पे होते हैं, सतह वाला जो सतह की गहराई को जब ऐसे से बांटते हैं तो उसे पैलेजिक जोन कहते हैं। और जब नीचे गहराई जाते हैं, जैसे मान लिया सतह भरा हुआ है पानी, तो इधर जब जाएंगे सतह पे तो इसे पैलेजिक जोन में 5 भागों में बांटते हैं। और जब नीचे जाते हैं तो इसको 5 भागों में बांटते हैं, जो कि लिटरल जोन, लैनेटिक जोन, बैथिक जोन, एबेसल, हेडल जोन होता है। तो लिटरल जोन मन इसको पढ़ लें या रहने दें। लिटरल जोन में जो मेन मेन चीज़ होते हैं लिटरल जोन में, एक तो मैंग्रोव वन पाया जाता है और एक उभयनिष्ठ जंतु पाए जाते हैं लिटरल जोन में। और यह जो है संक्रमणशील पेटी होती है जो कि उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के मध्य तटीय क्षेत्र में होता है। नैरेटिक जोन होता है 200 मीटर की गहराई तक, जो लिटरल जोन होता है 200 मीटर की गहराई तक होता है, और 200 मीटर की सागर तल से कुछ मतलब 10 मीटर तक गहराई तक है शायद। लिटरल जोन जो होता है, चलो ठीक है, इसको अभी मुझे एग्जैक्ट इसका गहराई अभी इसमें नहीं दिखाया तो इसमें मुझे भी समझ नहीं आ रहा कितना है, लेकिन शायद 10 मीटर तक होता है। तो अब देखो इसका जो है लिटरल जोन, ये सारे जोन जो हैं हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, या तो अभी पढ़ा देता हूँ इसको। देखो लिटरल जोन को एक एक रिव्यू दे देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में भी ऐड कर लेंगे नेक्स्ट वाले पीडीएफ में। लिटरल जोन जो होता है उभयनिष्ठ और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और नैरेटिक जोन 200 मीटर गहराई तक होता है, जिसमें पादप पलवक शैवाल पाए जाते हैं और इसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। बैंथिक जोन होता है 200 मीटर गहराई से लेकर 1000 मीटर गहराई तक होता है, और इसमें जो है 1% जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पूर्णतः प्रकाश अनुपस्थित हो जाता है। एबिसल जोन में तो एकदम प्रकाश अनुपस्थित हो जाता है, तो यहाँ पे जीवों की अनुपस्थिति होती है लगभग, और 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक। हेडल जोन होता है 6000 मीटर से अधिक गहराई पर होता है, यहाँ भी सूक्ष्म बैक्टीरिया स्पंज पाए जाते हैं। पैलेजिक जोन होता है जो खुला वाला क्षेत्र होता है, जैसे ये तो गहराई वाला एक खुला वाला क्षेत्र, खुले वाले क्षेत्र को 5 भागों में बांटते हैं, ईओ जोन, मेसोजोन, बैथी जोन और एबेसल जोन, हेडल जोन। तो इसको भी 5 भागों में बांटते हैं। तो अब इस 5 भागों को बाद में पढ़ेंगे और इसको भी ऊपर वाला भी थोड़ा पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।